हेलो दोस्तों, कॉमिक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है मनोज चित्रकथा की पेशकश मूर्खानंद की कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार कॉमिक्स को। और अगले ही पल वे धड़ाम से धरती पर आ गए। मामा जी क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए और देखिए लोग कितनी सद्भावना से आपके पास आपकी अर्थी उठाने हैं। लेकिन बेचारे मामा जी आखिर कैसे बोलते, उनका दम तो कभी का खिसक चुका था। जब मामा ने कोई उत्तर नहीं दिया, अरे वैद्य जी, हकीम जी, आप लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जल्दी से मेरे मामा जी को देखिए। और जब हकीम और वैद्यों ने मामा जी की नब्ज टटोली, अरे ये तो मर गए। क्या कहा, हम मर गए? यह कैसे हो सकता है? बिना मूलियां खाए ये कैसे मर सकते हैं? फिर मूर्खानंद मामा जी की लाश से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। हाय मामा जी, तुम बिना मूलियां खाए क्यों मर गए? मैं भी तुम्हारा कैसा भागा भांजा हूँ जो तुम्हारी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। बहू बहू। तभी गांव वाले क्रोध से चीख उठे, इस मूर्ख की वजह से ही लोटाराम जी का देहांत हुआ है, मारो इसे। हाँ हाँ, इसे मार मार कर गांव से बाहर निकाल दो। ठीक कहते हो, वरना इसकी मूर्खता से फिर किसी को अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। गांव वालों की मनसा भांपते ही मूर्खानंद जल्दी से उठकर गधे की तरह दुलत्तियां झाड़ता हुआ ताबड़तोड़ भाग खड़ा हुआ। पकड़ो, मारो। अरे बाप रे, इनका तो दिमाग खराब हो गया है लगता है। न तब भागते रहने में ही भलाई है, वरना ये मार मार कर मेरा कचूमा निकाल देंगे। और प्यारे बच्चों, किसी तरह मूर्खानंद गांव वालों से अपनी जान बचाकर एक दूसरे गांव में पहुंच पाने में सफल हो गया। ओह, बाल बाल बचा, वरना उन मूर्खों ने तो आज मामा के साथ साथ मुझे भी नरक में पहुंचा दिया होता। दूसरे गांव में वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा, लेकिन आखिर एक सेठ की यहाँ उसे नौकरी मिल ही गई। सुन रहे मूर्खानंद, हम दोनों शादी में जा रहे हैं, शाम तक ही वापस लौटेंगे। अतः तुम दोनों बच्चों को गर्म पानी से नहलाकर सुला देना और माँ जी की देखभाल अच्छी तरह करना। ठीक है मालिक, आप जरा भी चिंता ना करें, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। सेठ सेठानी के चले जाने के बाद, चल बेटा मूर्खानंद, पहले बच्चों को नहलाने के लिए चूल्हे पर पानी चढ़ा। फिर मूर्खानंद ने रसोई घर में जाकर एक बड़ा देग पानी से भरकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। और जब पानी खूब अच्छी तरह खौलने लगा, ओ ओ, मत रो बच्चों, गर्म पानी से नहाने से तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और उसने दोनों बच्चों को देग में खौलते पानी में डाल दिया। अरे कमबख्तों, जरा तो सब्र करो, अभी ठीक हो जाओगे। दोनों बच्चे बुरी तरह रोते रहे, लेकिन मूर्खानंद ने उनके रोने पर कोई ध्यान नहीं दिया। शीघ्र ही वे बच्चे उबल कर मर गए। अरे बाप रे, बेचारे रोते रोते ही सो गए। मरे हुए बच्चों को पानी से निकालने के बाद मूर्खानंद ने उन्हें तौलिए से अच्छी तरह पोंछ पोंछ कर बिस्तर पर लेटा दिया। ये दोनों तो गहरी नींद में हैं, अब चलकर अम्मा की सेवा करनी चाहिए। सही में बड़ा मूर्ख है ये तो। फिर मूर्खानंद उस कमरे में पहुंचा जहां सेठ जी की माँ बिस्तर पर बैठी अपने ऊपर बैठने वाली मक्खियों को उड़ा रही थी। अम्मा जी, दोनों बच्चों को मैंने गर्म पानी से नहला धुला कर सुला दिया है, अब आप अपना काम बताएं। तू तो वास्तव में बड़ा सियाना है रे। सुने, यहाँ मक्खियाँ बहुत हैं, पलक तक नहीं झपकने दे रही। तू ऐसा कर, मुझे पंखा झलता रहे ताकि मैं कुछ देर आराम से सो सकूं, लेकिन खबरदार एक भी मक्खी मेरे शरीर पर नहीं बैठनी चाहिए। आप चिंता ना करें अम्मा जी, और निश्चिंत होकर सोइए, मैं देखता हूँ कि मक्खियाँ आपको कैसे तंग करती हैं। उसके बाद बुढ़िया सो गई और मूर्खानंद पंखा झलने लगा शीघ्र ही। तो यह मक्खी मुझसे मोर्चा लेने आई है, खैर कोई बात नहीं। फिर वह मक्खी जैसे ही बुढ़िया के सिर पर जाकर बैठी, फू फू फू, उसने उसे फूंक मारकर उड़ा दिया। लेकिन वह मक्खी भी बड़ी जिद्दी थी। बार बार उड़ाने के बाद वह बुढ़िया के ऊपर आकर बैठ जाती। कई बार हटने के बाद भी वह एक बार फिर बुढ़िया की नाक पर आकर बैठी तो क्रोध से मूर्खानंद का माथा भिन्न उठा। तो तू इस तरह नहीं मानेगी। जू जू जू, क्रोध से भरकर उसने इधर उधर देखा तो उसे एक तरफ रखा धान कूटने का मूसल पड़ा दिखाई दिया। आ गई तरकीब, अब मैं इस मूसल से उसका कीमा बनाकर ही छोड़ूंगा। मूर्खानंद ने उस मूसल को उठाया और, ठहर शैतान की नानी, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। मक्खी भी पूरी हठ धर्मी थी। मूसल उठाए मूर्खानंद को आते देखकर भी वह नाक से टस से मस नहीं हुई। यह देख मूर्खानंद ने पूरी ताकत से उसे मारने के लिए मूसल बुढ़िया की नाक पर दे मारा। ठाक! बुढ़िया एक बार जोर से चीखी और फिर वह बिस्तर पर ही टें बोल गई, आई। लेकिन मूर्खानंद बुढ़िया की ओर कोई ध्यान न देकर मक्खी के पीछे दौड़ा, जो बचकर एक तरफ उड़ चली थी। मेरी मालकिन की नींद खराब करने आई थी शैतान, अब मैं पाताल में भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा।
लेकिन मक्खी तो नहीं मार पाया और वह घर से निकलकर दूर उड़ गई। कमबख्तनी, डर कर भाग गई। खैर, फिर आएगी तो हड्डी पसली तोड़ कर रख दूंगा। फिर वह वापस लौटकर बिस्तर पर पड़ी मृत बुढ़िया को पंखा झलने लगा। अब आप निश्चिंतता के साथ सोइए अम्मा जी, मेरे रहते अब कोई मक्खी आपके निकट नहीं आएगी। शाम को जब सेठ सेठानी शादी से वापस लौटे, हाय मेरे लाल, उस मूर्ख ने इन्हें मार डाला। हाय मेरी माँ, इसे भी उस शैतान ने मार डाला। शीघ्र ही सेठ सेठानी की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां एकत्रित हो गए। क्या हुआ सेठ जी? अरे क्या हुआ? इस शैतान ने हमारे दोनों बच्चों और माँ की जान ले ली। हाय हम लट गए, बर्बाद हो गए। सारी बात सुनकर सभी मूर्खानंद पर पिल पड़े। ठहरी, मेरी बात तो सुनिए। मूर्खानंद खूब चीखा चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। भाइयों, यह कोई मूर्ख पागल लगता है, इसे तुरंत पागल खाने पहुंचा देना चाहिए। ठीक कहते हो, यदि यह आजाद रहा तो ना जाने कितने लोगों की जान ले लेगा। और लोगों ने उसे पागल खाने पहुंचा दिया। जाओ, इनके साथ तुम भी उछलो नाचो। हे भगवान, गांव वालों ने तो मुझे वास्तव में पागल खाने पहुंचा दिया है। जैसे ही वहां उछलते कूदते पागलों की दृष्टि उस पर पड़ी, उन्होंने उसे घेर लिया। अरे तुम उदास क्यों हो प्यारी भाई, आओ आओ, तुम भी हमारे साथ नाचोगा और हमें अपनी कथा सुनाओ। अरे भाई, अपनी उदासी की मैं क्या कथा सुनाऊं? मैंने अपने मालिक की आज्ञा का पालन पूरी ईमानदारी और लगन से किया, लेकिन फिर भी उन्हें मेरी सेवा एक आंख ना भाई, और उन्होंने मुझे तुम पागलों के बीच भेज दिया। क्या कहा? हम पागलों के बीच भेज दिया? क्या हमें पागल कहता? मारो साले को। और इससे पहले कि मूर्खानंद कुछ समझ पाता, सभी पागल उस पर बुरी तरह पिल पड़े। भुर्ता बना दो साले का, बचाओ। हाँ हाँ, मुझे बैगन का भुर्ता बहुत अच्छा लगता है, जल्दी खिलाओ मुझे भुर्ता। लेकिन तभी वहां डॉक्टर और वार्डन आ गए। ही हो गया हलाल, जल्दी इसे अस्पताल ले चलो वरना मर जाएगा। तुरंत मूर्खानंद को अस्पताल ले जाकर उसका उपचार किया गया और जब उसे होश आया, हाय हे भगवान, तूने मुझे इतना बुद्धिमान क्यों बनाया कि सब मुझसे ईर्ष्या करने लगे। लेकिन बेचारा मूर्खानंद क्या जानता था कि दुनिया में उससे बढ़कर मूर्ख और कोई नहीं था। दोस्तों, हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और चलिए इसी के साथ एक और कॉमिक्स है जिसका नाम है कूटनीतिज्ञ गीदड़। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, किसी समय की बात है कि घने जंगल में महाचतुर गीदड़ रहा करता था। अपनी चातुर्यता से ही वह जंगल में भयानक भयानक और शक्तिशाली जानवरों के रहते हुए भी शान और आराम से पेट भरता था। एक दिन उसकी दृष्टि अपनी ही मौत मरे एक हाथी पर पड़ी। आहा, वह मेरा आज का आहार, खुद चक्कर खाऊंगा। महाचतुर गीदड़ ने उसकी खाल में दांत गड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी उसकी खाल उधेड़ने में उसे सफलता नहीं मिली। गीदड़ सोच में पड़ गया, इस वक्त की खाल में दांत ही नहीं घुस रहे, अब क्या करूं? देर करने से नाहा कि मुफ्त में मिला भोजन हाथ से जाता रहेगा। परंतु अभी वह अपने आहार को खाने का कोई उपाय सोच भी नहीं पाया था कि उसे सामने एक शेर आता दिखाई दिया। अरे बाप रे सिंहराज, इससे कैसे निपटा जाए? यदि इसने यह भोजन मुझसे झपट लिया तो? फिर उसकी चतुर बुद्धि धीरे धीरे जल्दी जल्दी शेर को वहां से टरकाने के लिए कोई उपाय सोचने लगी। जब शेर उसके निकट पहुंचा तो वह शाम नीति का प्रयोग करते हुए बोला, स्वामी मैं आपका दास हूँ, आपके लिए ही मैं इस अमृत हाथी की रखवाली कर रहा था ताकि कोई इसे जूठा ना करे। अब आप इसका यथेष्ट भोजन कीजिए। अरे गीदड़ सुन, मैं किसी और के हाथों तुम्हारे जीव का भोजन नहीं करता, भूखे रहकर भी मैं अपने इस धर्म का पालन करता हूँ, अतः मेरी ओर से इसे भेंट समझकर तो इसका भोजन कर। कहकर शेर अपनी राह हो लिया। इससे तो आसानी से पीछा छूट गया, लेकिन यदि कोई और आ गया तो मुझे और किसी के आने से पहले इसे चट करने का कोई उपाय करना होगा, वरना आज भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी उसे दूसरी ओर से एक बाघ आता दिखाई दिया। मारे गए, दूसरी मुसीबत। सिंहराज को तो हाथ छोड़कर टाल दिया, लेकिन इसे कैसे टालूं? लेकिन शीघ्र ही बाघ से निपटने के लिए भी उसके दिमाग में एक उपाय आ गया। इसके साथ भेद नीति का ही प्रयोग करना उचित होगा। जहां शाम दाम की नीति ना चले वहां भेद नीति ही काम करती है। भेद नीति ऐसी प्रबल नीति है जो अन्य नीतियों को भी माला में बांध देती है। यह सोचकर वह बाघ के सामने ऊंची गर्दन करके खड़ा हो गया। फिर जैसे ही बाघ ने
हाथी पर अपना मुंह मारना चाहा, वह एकदम कड़कदार आवाज में बोल उठा, मामा इस हाथी पर दांत ना गड़ाना, इसे सिंहराज ने मारा है। वह अभी नदी पर स्नान करने गए हैं और यह भी कह गए हैं कि यदि कोई बाघ आए तो मैं उसे बता दूं कि सारे बाघ शीघ्र से शीघ्र जंगल खाली कर दें, वरना सबकी मौत निश्चित है। गीदड़ की बात सुनकर बाघ एकदम से भयभीत उठा, मित्र मेरे जीवन की रक्षा कर, मुझे प्राणों की भीख दो, शेर से मेरे यहाँ आने की चर्चा न करना, वक्त आने पर मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला चुका दूंगा। कहकर वह तुरंत वहां से भाग गया। भाग के जाते ही एक चीता वहां आ गया। चीते के दांत बहुत तीखे होते हैं, क्यों ना मैं इसी से हाथी की खाल उधड़वा लूं, हाँ यही ठीक रहेगा। और जब चीता उसके निकट पहुंचा तो वह दाम नीति का प्रयोग करते हुए बड़े प्यार भरे स्वर में बोला, आओ आओ भांजे, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, क्या बात है, काफी कमजोर से भी दिखाई दे रहे हो, खैरियत तो है ना? क्या बताऊं गीदड़ मामा, पंजों में पीड़ा होने के कारण कई दिनों से बहुत भूखा हूँ, बस इतनी सी बात है। आओ मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, या देखो भोजन बिल्कुल तैयार है। हाँ तुम तो सचमुच बहुत अच्छे हो मामा, इससे तो हम दोनों का पेट भर जाएगा। चीते ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा और हाथी की ओर बढ़ गया, परंतु जैसे ही उसने हाथी के पेट पर दांत गाड़ने चाहे, गीदड़ जल्दी से बोल उठा, ठहरो प्यारे भांजे, पहले मेरी सब बात ध्यान से सुन लो। हाँ हाँ कहो। सुनो, इस हाथी को सिंहराज ने मारा है और वह मुझे इसकी रखवाली के लिए छोड़कर नदी पर स्नान करने गया हुआ है। अतः जब तक वह लौट कर नहीं आता तब तक जितना खा सको खाकर जल्दी से भाग जाओ, मैं उसके आने की खबर तुम्हें दूर से ही दे दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे अच्छे मामा। जब गीदड़ कुछ दूर जाकर एक मोटे पेड़ के पीछे खड़ा हो गया और चीता हाथी की खाल उधेड़ने लगा, आहा आखिर फंस ही गया दाम नीति के चक्कर में, बस यह कुछ खाल उधेड़ ले फिर आएगा मजा। फिर जैसे ही चीते ने 2-4 जगहों से हाथी की खाल उधेड़ी, वैसे ही गीदड़ चिल्ला पड़ा, शेर आ रहा है, भाग जा भांजे भाग जा। अरे बाप रे, खाने का लालच छोड़ भाग लूं, वरना मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और चीता दुम दबाकर वहां से भाग निकला। हाँ भाग गया, यह नीति भी खूब काम आई। उसके जाने के बाद गीदड़ ने हाथी की खाल उधेड़ी जगहों से मांस खाना शुरू कर दिया। हाँ क्या स्वादिष्ट मारा है, अब कई दिनों तक खाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी उसने थोड़ा सा ही मांस खाया था कि एक गीदड़ और वहां आ धमका। चूंकि वह समशक्ति था, इसलिए वह दंड नीति का प्रयोग करते हुए उस पर टूट पड़ा। शीघ्र ही कूटनीतिज्ञ गीदड़ ने उसे युद्ध में हराकर दूर तक खदेड़ दिया। इस तरह वह चतुर गीदड़ साम दाम दंड और भेद नीति का सहारा लेकर बहुत दिनों तक उस हाथी का मांस खाते हुए आनंद की जिंदगी जीता रहा। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।